एक लंबे अंतराल के बाद हम लेट्स टॉक के अंदर आज जुड़ चुके हैं एक नए मेहमान के साथ, जिनका नाम है विवेक गुप्ता, जो कि जोरा शाकू के विधायक हैं। मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा हो, बट मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में जो हिंदी भाषी है से 14 साल पहले जो उनकी अवस्था थी, आज उससे कई ज़्यादा अच्छी अवस्था है। इससे यहाँ आगे कि एक मारवाड़ी दूसरे मारवाड़ी का दुश्मन बन गया। मैं ये बात कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर एक मारवाड़ी दूसरे मारवाड़ी, हमारे यहाँ जवान की कीमत चलती थी। आजकल मारवाड़ी समाज के जवान की कोई कीमत नहीं रही, एक दूसरे का रुपया मार रहे। ईर्ष्या या कुत्सा जिसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं, वो मारवाड़ी समाज में हाईएस्ट लेवल पर हो रखी है। एक मारवाड़ी से दूसरे मारवाड़ी की कामयाबी नहीं देखी जाती। मतलब टिकट के लिए आपके पास आ सकते? मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। मैं मारवाड़ी होगा इसलिए हारने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं देने वाला। क्या है कि कटमनी का आपकी पायल नाग के ऊपर में क्यों आरोप लगा? आपने कोई एक्शन लिया? पायल नाग क्या ट्रेजरर थी, या ट्रेजरर या फिर पूरी कमिटी कोई और चला रहा? नमस्कार, आज फिर एक लंबे अंतराल के बाद हम लेट्स टॉक के अंदर आज जुड़ चुके हैं एक नए मेहमान के साथ, जिनका नाम है विवेक गुप्ता, जो कि जोरा शाकू के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस कारण से हमने उन्हें जोड़ा है, वह है पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के अध्यक्ष भी हैं। और इसके साथ ही इनका जो राजनीतिक सफ़र है वो भी काफ़ी लंबा है। 2007 से इन्होंने राजनीति में अपनी शुरुआत की थी। वैसे तो राजनीति से ये पहले से जुड़े हुए हैं और पत्रकार भी हैं। तो आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे हमारे उत्तर बंगाल के बारे में, और पूरे पश्चिम बंगाल में जो हिंदी भाषा को लेकर या हिंदी भाषियों को लेकर जो हमारी सत्ता दल है वह क्या सोचती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे लेट्स टॉक कार्यक्रम में। यह एक पॉपुलर कार्यक्रम है और इसमें हम लगातार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाते हैं, उनसे एक संवाद करते हैं। इस संवाद के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता में आप लोग क्या कर रहे हैं जनता के लिए। तो सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि आप हिंदी अकादमी के अध्यक्ष हैं, तो हिंदी अकादमी एक्चुअल में क्या काम कर रही है? अच्छा सवाल है संजय जी। पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी जो है वो कई साल से मतलब एक तरह से डेड या मरणासन थी। ममता बनर्जी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की शेरनी जो है, ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने इसका दायित्व मुझे दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है हिंदी भाषियों की है, मगर शायद कहीं उनको ये आभास था कि भाषा के कारण पश्चिम बंगाल सरकार उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और जो हिंदी भाषी यहाँ लोग रह रहे हैं उनको भी उनके मातृभाषा में, उनकी बोलचाल वाली भाषा में उनको कार्यक्रम मिलने का अकादमी, उनकी एक ऐसी अकादमी जो उनके लिए काम करे। था अकादमी था, पर अकादमी उनके लिए काम नहीं कर रहा था, तो उसने अकादमी को पुनर्गठन किया। हमारे साथ एक 18 मेंबर्स की टीम आई है और तब से हम लोग अकादमी के अंदर में कार्यक्रम करते हैं जो लोगों के लिए फ्री है। इसमें सबसे बड़ी जो दो बातें हैं, एक ये कलकत्ता बेस्ड अकेडमी नहीं है जो बाकी कुछ अकेडमियों के साथ हो जाता था इतिहास में। पश्चिम बंगाल सरकार जब किसी ज़माने में सीपीएम थी तो सारी एकेडमी जो है वो कलकत्ता तक ही सिमट जाती थी, सारे कार्यक्रम कलकत्ता में होते थे। दीदी ने आके कहा जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं एकेडमी के प्रोग्राम्स को वहाँ एकेडमी लोगों तक जाएगी, लोगों को एकेडमी तक आने की ज़रूरत नहीं। तो आपने देखा भी होगा संजय जी, कई जगह आपको हम लोगों ने निमंत्रण दिया, आप साथ में भी रहे। कूच बिहार, माल बाजार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, मालदा, दिनाजपुर, इन सब जगहों पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। सिलीगुड़ी में भी बहुत सारा प्रोग्राम होता रहता है। तो सबसे बड़ा बात है कि अकादमी लोगों तक पहुंच रही है। दूसरा, भाषा, साहित्य, संस्कृति, नाट्य, ये इन 4 ग्रुप्स को फोकस करते हुए हम लोग काम करते हैं। भाषा के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, साहित्य के ऊपर में उन साहित्यकारों का जिनका बंगला में अनुवाद, बंगला के लोगों का हिंदी में अनुवाद करना या कुछ दूसरे भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करना,
और ख़ासकर हिंदी में अगर कोई अच्छे रचनाकार हैं उनका हम लोग बांग्ला का अनुवाद करने के लिए भी हमारे पास अगर कोई प्रस्ताव आता तो हम लोग वो भी करते हैं। मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो बांग्ला में अच्छी किताबें लिखी जा रही हैं हिंदी भाषियों तक भी वो पहुँचे, जो लोग बांग्ला ठीक से लिख नहीं सकते। जहाँ तक संस्कृति है, गंगौर, गवर्जा, बहुत लिट्टी चोखा, हमारा छठ पूजा और गुरु नानक का जन्मदिन हो, ऐसे जो भी हिंदी भाषियों के हमारे जो इम्पोर्टेंट हम लोगों के जो फेस्टिवल्स होते हैं हम लोग उसको बनाते। जैसे संक्रांत के ऊपर में बहुत लोग संक्रांत का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, मगर बिहारियों के बीच में दही चूड़ा का उत्सव भी बनाया जाता है उसी दिन। तो हम लोग दही चूड़ा, हर वो परंपरा जो कहीं ना कहीं लिप्त होती जा रही थी, हम उसे जिंदा करने की चेष्टा करते। और नाट्य में हम लोग हिंदी के जो फेमस नाटक हैं उनको यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी में बहुत बड़ा नाट्य उत्सव हम लोगों ने कराया था 3 दिन का, जहाँ पूरे देश विदेश से सब जगह से मिलाकर करीब करीब 6-7 ग्रुप्स आए थे और उन्होंने 7-8 नाटक का मंचन भी किया था। विवेक जी, अगर मुझे याद है तो एक मांग भी उठती रही है लगातार कि हिंदी में प्रश्न पत्र को लेकर, उस पर कुछ आप लोगों के विभाग ने कुछ किया है? ममता बनर्जी 2011 में जब मुख्यमंत्री बनी, अच्छा सा वाक्य, थोड़ा सा समय लेगा, उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे लगा शपथ ग्रहण है, भाई क्या बात है, शपथ ग्रहण स्टेज से उन्होंने इशारा किया। तो मैं गया, बोला कल के ऐसे देखा करो। तो मैं गया, जब अगले दिन बोला हिंदी भाषी की प्रॉब्लम अच्छे, तो हमने बताया दीदी को कि एक प्रश्न पत्र का। उन्होंने फ़ोन उठाया और उसी साल, आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, क्लास 10 के बच्चों को हिंदी में प्रश्न पत्र मिलने लगा और 6 महीने के अंदर ही 12वीं का भी हो गया। मगर जैसा हम कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, तो हम दीदी को बोले दीदी ये 12वीं में बच्चा जो पढ़ लेगा, कॉलेज पढ़ने कहाँ जाएगा? क्योंकि ब्रेन ड्रेन जो है बंगाल का, जब दीदी, सबसे पहले दीदी ने इस CPM के ज़माने में हो रहा था, सबसे पहले दीदी ने उसके ऊपर काम किया। जो ब्रेन ड्रेन, जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे थे और बाहरी नौकरी कर रहे थे और बाहर रुक रहे थे, तो दीदी ने उस पर काम किया। तो जब हमने उनको बताया कि 12वीं के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं है, तो आपको जान के फिर बहुत खुशी होगी कि 7 हिंदी मीडियम कॉलेज आज तक खोले जा चुके हैं दीदी के। हिंदी मीडियम हाँ, ये दीदी के आने के बाद, वो दीदी के आने के पहले एक भी हिंदी मीडियम कॉलेज नहीं था। मगर जब संख्या इतनी ज़्यादा थी बच्चों की, तो करीब 80 कॉलेजेस में हिंदी के डिपार्टमेंट्स खोले गए और हिंदी में पढ़ाई हो रही है। हिंदी भाषा में नहीं, पढ़ाई मतलब रसायन शास्त्री, भूगोल, इतिहास, इन सब के डिपार्टमेंट्स हैं जो हिंदी में काम कर रहे हैं। तो आज इन सब 80 कॉलेजेस में, आपके ये 7 कॉलेजेस में, इन सब में करीब करीब 95 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर हिंदी में पढ़ाई हो रही है। और यहाँ पे करीब करीब आपको जान के आश्चर्य होगा, करीब करीब 1.5 लाख बच्चे हर साल पढ़ते हैं। यहाँ ही नहीं, भारत का दूसरा और ईस्टर्न इंडिया का पहला हिंदी महाविश्वविद्यालय हावड़ा में दीदी ने बनाया हिंदी भाषियों के लिए। तो सिर्फ कॉलेज ही नहीं, कॉलेज के बाद आप यूनिवर्सिटी भी जो है हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न पत्र तो से शुरुआत हुई थी, मगर हम लोगों ने इसको यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। यूनिवर्सिटी तक आप लोगों ने पहुंचा दिया। आप TMC हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, तो फिलहाल आप सिलीगुड़ी में आए हैं, आप लगातार आते रहते हैं, आपके कार्यवश प्लस आपका जो राजनीतिक दौरा है या प्रशासनिक दौरा है उसके दौरान भी आते हैं। तो सिलीगुड़ी में जो हिंदी भाषियों के साथ जन संपर्क कैसा है आप लोगों का, TMC का? देखिए, जन संपर्क हमेशा आत्मा का होता है, तो मेरा तो आत्मा का संबंध है। मैं सिलीगुड़ी को अपना घर मानता हूँ। यहाँ सिर्फ वातावरण नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ बहुत प्यार मिलता है। हमारा अखबार भी निकलता है यहाँ से, हमारा प्रिंटिंग प्रेस भी है, तो काम के सिलसिले में भी आता हूँ। बट जब आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मिलने के लिए। बहुत प्यार मिला है यहाँ से, बहुत मान सम्मान मिला है और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं जो हम प्रशासनिक तौर पर लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उसका फिर हम लोग समाधान करते हैं। हिंदी प्रकोष्ठ, जैसा कि आपने कहा, ये TMC का एक विंग है। जैसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, युवा, छात्रा, महिला, वैसे ये भी एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो दीदी ने इसकी दायित्व हमको इसलिए दिया था क्योंकि दीदी का मानना था कि कहीं ना कहीं भाषा के कारण लोगों की बात शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही। दीदी का मानना ये है कि मैं 11 करोड़ लोगों की मुख्यमंत्री, चाहे जिन्होंने मुझे वोट दिया, चाहे जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं पश्चिम बंगाल के हर बच्चे बच्चे की मुख्यमंत्री हूँ, हर जर्रे जर्रे की, हर कण कण की मैं मुख्यमंत्री। तो मुझे सबकी आवाज़ भी सुननी है और मुझे सबका समस्या को भी दूर करना है, ताकि पश्चिम बंग सोनार बांग्ला बने, सिर्फ उनके लिए नहीं,
जो बांग्ला भाषा बोलते बट उनके लिए जो पश्चिम बंगाल में रहते भी। और उन्होंने एक मारवाड़ी में एक लाइन कही थी आज से 2012 में, मैं थारी थे मेरा, ये राजस्थानी लाइन है, उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा और एक और बात कहा था, इसी को समझाने के संदर्भ में कह रहा हूँ कि हिंदी भाषी लोग जो हैं वो भी इस मिट्टी में 300 साढ़े 300 साल से रह रहे हैं, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये सब पश्चिम बंगाल का हिस्सा था। तो एक तो कौन अलग है, कौन यह है, और कोई भी हिंदी भाषी बाहर से नहीं आया। और ख़ासकर पश्चिम बंगाल में जो बहुत सारी चीज़ें फेमस है, हमारे माछ भात फेमस है, हमारा बाकी बट मिष्टी दोई फेमस है, संदेश फेमस है, रसगुल्ला फेमस है। ये तीनों चीज़ के लिए मिठास चाहिए होती है, या चीनी या शक्कर या गढ़, वो पश्चिम बंगाल में नहीं उगता, वो बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश से आता है। तो जो मिठास है यहाँ के जीवन में, यहाँ के रस का जो मिठास है वो हमारे हिंदी भाषियों से आता है। और ये दूध में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के वातावरण में इस कदर घिल चुका है, कोई माई का लाल अब इसको अलग नहीं कर सकता। आप हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, आपने कहा कि टीएमसी का हिंदी प्रकोष्ठ जो कि जिस तरह से अलग अलग विंग्स होती है वही है, मगर लगातार हम देखते आ रहे हैं कि सिलीगुड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर आप लोग एक अच्छा हिंदी लोकल किसी कैंडिडेट को नहीं दे पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ऐसा है, हिंदी प्रकोष्ठ जो है पश्चिम बंगाल में 11 करोड़ में से 2 करोड़ हिंदी भाषी, इस 2 करोड़ में से करीब करीब 1 करोड़ लोग वोट भी देते हैं। एक मान्यता बना दी गई थी सबके लिए कि हिंदी भाषी है तो वो बीजेपी को वोट देता होगा, या हिंदी भाषी है तो वो टीएमसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकोष्ठ का सबसे पहले काम था गांव-गांव में जाके लोगों से बात करना, समझना। कई जगह ये हुआ कि चूंकि हम लोग कभी उनसे ठीक से पहुंच नहीं पाए थे या उनसे संपर्क नहीं हो पाया था, इसलिए वो लोग नहीं जुड़े। बट पिछले कुछ इलेक्शंस में देखा गया कि वो लोग जुड़े हैं। इसका सिलीगुड़ी में जब कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था कुछ साल पहले, आपने देखा संजय जी, रिकॉर्ड नंबर काउंसिलर्स हिंदी भाषी जो हैं वो काउंसिलर्स टीएमसी से के टिकट पे जीत कर आए। यहाँ तक कि बीजेपी के टिकट पे ही कुछ हिंदी भाषी लोग थे जो हार गए। तो लोगों का मन बदल रहा है, ये एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग स्लो प्रोसेस है। यहाँ हम लोग लोगों की बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ चीज़ों का निवारण तुरंत हो सकता है, कुछ में समय लग रहा है, कुछ चीज़ें प्रशासनिक है, कुछ चीज़ें सांस्कृतिक है, कुछ चीज़ों में हमको मदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेशन करके काम करना पड़ रहा है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपने जो कहा कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात आपने जो की, जिसमें हिंदी भाषियों ने बड़ी तादाद में जीत हासिल की है काउंसिलर के रूप में, कहा जाता है, दबी जुबान में ही कहा जाता है कि उस पूरे मामले में के पीछे कहीं ना कहीं विवेक गुप्ता का हाथ है, हिंदी भाषियों के इतने सारे कैंडिडेट देना। और अब भी आप जो लगातार आ रहे हैं सिलीगुड़ी में, जब भी आप आते हैं तो ये चर्चा होती है कि आप कोई ना कोई एक माने नई कुछ तैयारी के साथ आ रहे हैं। इस बार क्या तैयारी है आपकी? संजय जी, ऐसा है, आप और हम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके ही पार्टी के लोगों में चर्चा रहती है। आप और हम पत्रकार, और हम जानते हैं कि क्रेडिट लेना और क्रेडिट देना ये हम लोग का ये बिजनेस का पार्ट ही है। लेकिन लोग अगर कहते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि हमारे पार्टी में ममता बनर्जी सारे फैसले लेती है और ममता बनर्जी के पास सुझाव देने वाले भी लोग होते हैं, बहुत सारे। फैसला सुझाव के ऊपर होता है। नहीं, देखिए, एक लीडर के पास ऑप्शंस होते हैं और मेरा मानना ये है कि ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी बड़ा नेता है, वो जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देता है। टिकट, एक इलेक्शन जीतना जो है ये कोई जुआ नहीं है, कोई दाव नहीं है, बहुत सोच समझ के राजनीति और रणनीति तैयार की जाती है। हिंदी भाषी हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, बिहारी हो, नेपाली हो, मुझे जीतने वाले कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि जब कैंडिडेट जीतेगा तब हमको लोगों को काम करने का मौका मिले। ये तय कौन करता है कि वो जीतने? ये ममता बनर्जी तय करती। नहीं, पहले सुनिश्चित शॉर्ट लिस्ट कौन करता है? नहीं, ममता बनर्जी के पास बहुत जगह से फीडबैक आता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सरकारी तरफ से आ रहा है, पार्टी की तरफ से आ रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ कई लोग हैं जो ममता बनर्जी के पास इनका एक्सेस है। मगर जब विवेक गुप्ता सिलीगुड़ी आते हैं तो सब विवेक गुप्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं। नहीं, देखिए, वो लोगों का प्यार है, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तब उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी जो चैलेंजेस उनके बारे में पता चलता है। और मैं चूंकि हिंदी सेल का हूँ, मेरा काम है उन लोगों से बात करना, उनसे बात समझना, और जहाँ दरकार पड़े वो लीडरशिप को, अपने जो मेरे बॉसेस हैं उन तक वो चीज़ें पहुँचाना, उनका निवारण करना।
चाहे चीफ सेक्रेटरी को बोलना हो, चाहे चीफ मिनिस्टर को बोलना हो, चाहे मेरी पार्टी लीडर ममता बनर्जी को बोलना हो, हर एक चीज़ का जवाब सरकार के पास हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों का जवाब पॉलिटिकल भी हो सकता है। आज जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई हमारे संथली जो लोग थे, उनको लग रहा था कि उनको ठीक से तवज्जो नहीं दी जा रही थी। हम लोग गए झारग्राम में, वहाँ पे लोगों से बातचीत किया, डेवलप किया, मार्केट किया, बात किया। उनकी भाषा थोड़ी अलग है, बट वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आए। उसी तरह यहाँ पर कूच बिहार में हमेशा था कि नॉर्थ बंगाल बीजेपी का गढ़ है, बट आपने देखा होगा इस बार कूच बिहार से टीएमसी का एक एमपी जीता इलेक्शन लोकसभा में, पहली बार हम लोगों ने एंट्री की। उसके पीछे कूच बिहार के बहुत सारे हिंदी भाषी जो लोग हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ये सिर्फ उनके कारण हो पाया है। हिंदी के ऊपर में आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी भाषियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पहाड़ की अगर बात करें तो पहाड़ पे भी आप लोग बहुत कमज़ोर हैं। देखिए, जबकि हिंदी भाषी ही माने जाएंगे, नेपाली लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हिंदी भाषी ही उनको मानेंगे। आप हिंदी भाषी में किसको मानते हैं? देखिए, जो हिंदी भाषा में बातचीत करना चाहे हम उसको हिंदी भाषी में। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो बांग्ला भाषा में बातचीत नहीं करती है। उल्टा मैं तो उनको भी इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप पश्चिम बंगाल में यहाँ के आ रहे हैं, यहाँ मिट्टी में रह रहे हैं, तो बांग्ला की भी जानकारी रखिए, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ को बनना, यहाँ को अपनाना है तो यहाँ की भाषा भी आनी चाहिए। पहाड़ में नेपाली भाषा प्रचलित है, उनके संस्कृति अलग है। हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर पहाड़ में जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है वो है शांति। आज सालों से पहाड़ में शांति है, टूरिज़्म का बूम हो रहा है, चाय का प्रोडक्शन हो रहा है, पहाड़ के लोगों को आने जाने में सुख सुविधाएं, अच्छा रास्ता दिया जा रहा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी शिक्षा दी जा रही है। पहाड़ के लोगों को मजबूरी में पहाड़ नहीं छोड़ना पड़ रहा, वो इच्छा से छोड़े वो अलग बात है। हमने पहाड़ जो उनका घर था, उनको उसको घर को रहने लायक बना दिया। हमने उस घर में उनको हर वो सुख सुविधा दी है जो पश्चिम बंगाल में किसी भी और इलाके में उनको मिलती है। तो हमारा प्रायोरिटी यहाँ था कि पहले लोग वो करें, भाषा के नाम पे जुड़ें। देखिए, राजनीति में हर बार हर आदमी हर जगह से जीते ये संभव नहीं है। हमारा प्रयास जारी रहेगा। जैसा कि आपने कहा, सिलीगुड़ी में लोग आते हैं, हलचल होती है। मैं सबको एक ही कहना, मैं यहाँ पर अशांति करने नहीं आया हूँ। न तो मेरे पास कोई यहाँ पद है, न मेरे पास कोई पोस्ट है, न किसी की लालसा है। मेरा काम है यहाँ आके लोगों के बीच लोगों से मिलना, उनसे जनसंपर्क बनाना, उनकी इच्छाओं को, उनके समस्याओं को जानना, और वो जो उचित अथॉरिटी जिनसे मैं संपर्क में उन तक पहुँचाना। तो मैं सिर्फ संवाद सूत्र का या संपर्क सूत्र का काम कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, समाज एकजुट हो, इसका प्रयास मैं हमेशा करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। आप मारवाड़ी समाज से बिलोंग करते हैं जी। तो यहाँ का जो मारवाड़ी समाज है वह भी काफ़ी बड़ा एक हिस्सा रखता है, और चाहे इलेक्शन की बात करें हर चीज़ में, तो उनके साथ भी आपका यहाँ कार्यक्रमों में जाना आना होता है। तो आपको क्या लग रहा है अपकमिंग इलेक्शन के लिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मारवाड़ी समाज में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। सबसे पहले मारवाड़ी समाज वोट बहुत कम करता था, मगर पिछले 2-3 इलेक्शन से जब से हम लोग उन लोगों से बातचीत करना चालू किया, जब से हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट करना चालू किया, तो मारवाड़ी लोग वोट डालना चालू किए, क्योंकि आपका भी वोट है, हर वोट की कीमत है, हर वोट एक आवाज़ है। मारवाड़ी समाज में अपनी कुछ समस्याओं से जूझ रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रखी है वो है हमारी जो नई पीढ़ी या युवा पीढ़ी आ रही है, वो हमारे बिजनेसेस में नहीं आकर दूसरे बिजनेसेस में जाना चाहती हैं। उदय कोटक जी ने कहा है कि भाई अब मारवाड़ी गुजराती समाज दोनों के बच्चे जो हैं, या बिजनेसमैन के बच्चे जो हैं, वो अब फैमिली ऑफिस, इन्वेस्टमेंट, सॉफ्ट कामों में जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग, भाई कोई स्टील बना रहा था, कोई सीमेंट बना रहा था, कुछ भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन में मारवाड़ी लोगों का एक बहुत बड़ा रोल था। वो रोल थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। दूसरी बहुत बड़ी समस्या यहाँ आ गई कि एक मारवाड़ी दूसरे मारवाड़ी का दुश्मन बन गया है। मैं ये बात कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर एक मारवाड़ी दूसरे मारवाड़ी, हमारे यहाँ जवान की कीमत चलती थी। अगर एक मारवाड़ी ने जवान दे दी तो रघुकुल रीत सदा चले जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मारवाड़ी की जवान मतलब बनिए की जवान, मतलब बनिए की करेंसी होती थी। आजकल मारवाड़ी समाज के जवान की कोई कीमत नहीं रहेगी, एक दूसरे का रुपया मार रहे हैं। ईर्ष्या या कुत्सा जिसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं, वो मारवाड़ी समाज में हाईएस्ट लेवल पर हो रखी है। एक मारवाड़ी से दूसरे मारवाड़ी की कामयाबी नहीं देखी जाती। पहले मारवाड़ी समाज एक साथ एकजुट होकर उसको जो आगे बढ़ता था उसको बढ़ाते थे। अगर कोई सामाजिक कार्य कर रहा है तो उसको लोग मदद करते थे। अब हैं अँ कहीं सी, अब हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरी चेष्टा ये है कि समाज एक हो,
लोग एक हों, एक छत्र में आके काम करें, एक ताकत बने। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, जीतने वाला कैंडिडेट मुझे चाहिए, चाहे किसी भी तबके का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो। मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। मैं मारवाड़ी होगा इसलिए हारने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं देने वाला। मतलब ममता बनर्जी। आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इशारा कर दिया है। नहीं, मैं ममता बनर्जी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ कई जगह, इसलिए। मतलब टिकट के लिए आपके पास आ सकते? नहीं, टिकट के लिए मेरे पास आता है, मैं उनको ममता बनर्जी का ऑफिस दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ ममता बनर्जी ही एक लीडर है, 1 से लेकर 100 तक, उसके बीच में कोई और लीडर नहीं है। अभिषेक बनर्जी हमारे 101 नंबर पर आते हैं, हम लोग सब शायद 1000 के नीचे कहीं चले जाते हैं। हमारे यहाँ एक लीडर, एक आवाज़, एक ताकत। और अभिषेक बनर्जी अभी हमारे युवा सिपलासर हैं, उसके बाद हम लोग सब इन दोनों के अंडर में काम करते हैं। जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। धन्यवाद। अब बस थोड़े से सवाल हैं, उसके बाद मेरे कुछ प्रतिनिधि हैं, वो लोग भी आपसे सवाल करेंगे। एक इशू भी क्रिएट हुआ था चित्तरंजन कॉलेज का, जिसकी गवर्निंग बॉडी में आप हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आपकी पीए है पायल नाग। उनके ऊपर आरोप लगा था सरस्वती पूजा का एक फंड देने को लेकर। वह मामला तो काफ़ी पुराना हो चुका है, मगर मैं इसलिए आपको बता दूं कि जोड़ रहा हूं क्योंकि सिलीगुड़ी में उसकी उस न्यूज की कटिंग्स बहुत ज़्यादा, हर एक आदमी के पास वो गई थी, हमारे पास भी आई थी। तो मैंने सोचा था जब आप आएंगे मैं जरूर पूछूंगा कि ये मामला क्या है कि कटमनी का आपकी पायल नाग के ऊपर में क्यों आरोप लगा। संजय जी, आप फोन कर लेते मुझे तो भी मैं जवाब दे देता। हम तो कैमरा के लिए काम नहीं, करते हैं, वो ठीक फोन है, करके होता तो बेकार होता। अरे वो तो जूम कॉल पे हो जाता। मैं सबसे पहले तो आरोप देखना चाहता हूं, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अलावा आज तक मुझे आरोप नहीं दिखा। मैं थक गया हूं मेरे पत्रकार भाइयों और बहनों से आरोप मांगते हुए कि भाई अगर किसी ने आरोप लगाया है तो कहीं कोई चिट्ठी लिखा होगा, चाहे मुझे लिखते, चाहे प्रिंसिपल को लिखते, चाहे थाना को लिखते, चाहे चीफ मिनिस्टर को लिखते, किसी अधिकारी को, किसी को तो चिट्ठी तो लिखेंगे कि ये आरोप मैं लगा रहा हूं। आरोप आज तक दिखा ही नहीं है कहीं। सबसे मजे की बात है कि ये बिना आरोप के न्यूज़, देखिए आज हम पत्रकार हैं, आज आप खबर समय चलाते हैं, तो इसलिए कोई और जो है वो आपसे जलेगा, वो आपको आघात करने का चेष्टा करेगा, वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा। ये मीडिया में भी पहले नहीं होता था, आजकल होने लग गया। नहीं, एक ऑप्शन होता है, अगर आप पे कोई आरोप लगाता है जिसका कोई आधार नहीं होता तो आप उस पर डिफेमेशन करते हैं। आपने कोई एक्शन लिया? मैं वही तो पूछ, अरे आरोप लगाने वाला पता चले तब तो डिफेमेशन करूं। आपने संजय जी मेरे मुंह की बात छीनी, मैं यही बोलने जा रहा था, मुझे ये तो पता चले कि आरोप कौन लगा रहा है, तब मैं उस पर डिफेमेशन करूं। अच्छा। आरोप लगाने वाला तो गायब है, क्योंकि आरोप ही नहीं है। आरोप सिर्फ मीडिया में चलाया गया कि ये आरोप लगा। मजे की बात, आरोप लगा कि सरस्वती पूजा के लिए कट मनी लिया गया। ठीक है, इसके 2-3 तथ्य मैं दे देता हूं। सबसे पहले सरस्वती पूजा का चेक पिछले, क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्शन आज करीब 9 साल से पश्चिम बंगाल में कई साल से नहीं हुए, कई कॉलेज, सभी कॉलेजेस में नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स काउंसिल है वो भंग हुई हुई है। बट स्टूडेंट्स का प्रोग्राम होना जरूरी है, तो हम लोग कोई भी एक स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट लोग नॉमिनेट करके भेजते हैं, हम लोग उसके नाम पे बेरर चेक, ब्लैंक चेक एक तरह का वो दे देते हैं कि भैया ये ले लो, बैंक से पैसा उठाओ, प्रोग्राम कर लो। आरोप उठा 31 तारीख को, मैंने तो 30 तारीख को चेक साइन करके दे दिया था। उन लोगों ने 31 को सुबह चेक भुना के पैसा उठा लिया। मजे की बात है, 31 तारीख को चेक भुना के पैसा उठा लिया, उसके बाद आरोप लगाया गया। अच्छा, पैसा उठा चुके थे? हाँ, मैंने तो चेक का फोटो जो है सोशल मीडिया में डाला है, आपको भी भेज दूंगा अगर आप तक नहीं पहुंचा। मैंने चेक का फोटो डाला है 30 तारीख का साइन किया हुआ, तो पैसा लोगों तक पहुंच गया था। अच्छा, अब रही बात कट मनी की। कट मनी किस चीज के लिए मिलता है? कॉलेज एक स्टूडेंट्स काउंसिल को कितना पैसा देगा, ये डिपेंड होता है स्टूडेंट एनरोलमेंट पर। स्टूडेंट एनरोलमेंट के ऊपर से स्टूडेंट यूनियन का फंड तैयार होता है, और उसी फंड को वो लोग अपने आप बता देते हैं बजट करके कि हमको साल में 4 प्रोग्राम करना, हमको इस प्रोग्राम में ये होना है। उस हिसाब से उनका फंड बन रहा था 25,000 रुपया, हमने दिया 70,000 रुपया, क्योंकि हमने कॉलेज की तरफ से पैसा दिया। कट मनी, जब स्टूडेंट के हाथ में डायरेक्ट पैसा जा रहा है तो कट मनी होने का तो सवाल ही नहीं होता। अगर आप किसको हाँ, इस कॉलेज में मगर कुछ गड़बड़ियाँ जरूर थी। इस कॉलेज में हम लोग थोड़ा केयरफुल इसलिए रहते थे क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट के, एक्स स्टूडेंट के यूनियन के लोग 4 लाख रुपया इस कॉलेज का गबन कर चुके। मैं मानवता का आदमी हूं, मैं उन बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाह रहा था, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की।
आज भी कॉलेज के जो गवर्निंग बॉडी के मिनट्स में रिकॉर्डेड है कि 4 लाख रुपया एक स्टूडेंट यूनियन ने गायब किया। किसने गायब किया? सब कुछ वो, उन्होंने पैसा लिया मगर प्रोग्राम नहीं किया। जब हम लोगों ने सवाल जवाब किया तो मुझे आकर घूस देने की भी चेष्टा की। मुझे लगा बच्चों का लड़कपन है, बचपन है, मैंने डांट के भगा दिया उनको। कॉलेज शिक्षा का मंदिर है। ये कॉलेज में मैं भी दुखी था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे हटाना शायद ठीक भी रहा होगा, क्योंकि इस कॉलेज में हम इन स्टूडेंट्स को नहीं मना सके जो बहके हुए थे। नैक 5 साल में एक बार होता है। इस कॉलेज के नैक के लिए स्टूडेंट्स ने इतना उत्पात मचाया कि हमको C ग्रेड मिला। शायद पश्चिम बंगाल में लोएस्ट ग्रेड मिला होगा। मैंने आपके कॉलेज को? जी। C ग्रेड मिलने के 2 जो मेन कारण थे, स्टूडेंट अनरेस्ट और एलुमनाई एसोसिएशन डिफंक्ट होना। एलुमनाई एसोसिएशन इसलिए डिफंक्ट है, जब हम बात करते हैं 5 स्टूडेंट से, बोला कौन जाएगा जी उस कॉलेज में झगड़ा झंझट में। स्टूडेंट्स का अनरेस्ट, बोला हम लोग को बोला जाता है, हमको धड़काया जाता है, हमको भड़काया जाता है। देखिए उनके ऊपर में दबाव डाला जा रहा था, गैर कानूनी काम किए जा रहे थे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कॉलेजेस में पुलिस का दाखिला हो और स्टूडेंट्स के मूवमेंट में या स्टूडेंट्स के किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो। तो मुझे शांति ज़्यादा अच्छी लगी बजाय पुलिस और कॉलेज स्टूडेंट्स को आमने सामने करना। मैं एक बात समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, इससे थोड़ी स्थिति स्पष्ट होगी। यहाँ पर चित्तरंजन कॉलेज में गवर्निंग बॉडी में प्रेसिडेंट हैं आप? थे, मैं था। आप थे, आपको उसके बाद शायद आपको हटा दिया गया। तो उस बॉडी में पायल नाग क्या ट्रेजरर थी, या ट्रेजरर या फिर पूरी कमिटी कोई और चला रहा था? मतलब कमिटी का तो एक अलग सेटअप होता है। पायल नाग का रोल आया कहां से? पायल नाग तो कॉलेज के अंदर जाती भी नहीं थी। तो वही पायल नाग, सुनिए, पायल नाग TMCP की सदस्य है। अच्छा, और एक पोजीशन होल्डर भी है, स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में है। उनके आपस के कुछ स्टूडेंट्स, भाई TMC जो छात्र परिषद है उनके आपस के थे। पायल नाग को टारगेट इसलिए किया गया कि एक तीर 2 निशान। मजे की बात यह, विवेक गुप्ता पे इल्जाम लगानी था। विवेक गुप्ता पे आज 4 साल हो गया एक MLA होते हुए, आज तक कोई इल्जाम नहीं आया। पायल नाग पर क्योंकि ये इन लोग के स्टूडेंट्स की आपस की राइवलरी थी, लगाया गया। वो भी जब TMCP ने, श्रीनांकू जो TMCP के स्टेट प्रेसिडेंट है, हमने उससे बात किया कि भाई तुम्हारे पास कोई कंप्लेन आया क्या? बोला ना दादा, हमें कोनो कंप्लेन पाई नहीं। कॉलेज के प्रिंसिपल को हमने पूछा कि मैडम आपके पास कोई कंप्लेन आया? बोला नहीं, मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है। तो पायल नाग सिर्फ हमारी PA हैं, वो कॉलेज में जाती भी नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं। कमिटी में हम लोग, मैं हूँ, हमारे साथ 2 एक्सटर्नल GB मेंबर्स हैं, बाकी सारे कॉलेज के टीचर्स हैं। सारा काम डिस्कशन के साथ बहुत अच्छे से होता है। NAC के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स थी पूरी की। स्मार्ट क्लासरूम बनवाया, लाइब्रेरीज अपग्रेड करवाया, शिक्षा का मंदिर को शिक्षा के लायक बनाया। अनफॉर्चुनेटली शिक्षा के अलावा वहाँ बाकी और कुछ हो रहा था जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सके। आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया? पुलिस कंप्लेंट छोड़ दीजिए, आपने डिसिप्लिनरी कोई एक्शन लिया था? स्टूडेंट का भविष्य खत्म हो जाता। नहीं, माने इंटरनल कोई डिसिप्लिनरी क्या एक्शन लूँ आप बताइए? कोई भी एक्शन लेने जाऊंगा उसमें उस स्टूडेंट का भविष्य खत्म होना। और मजे की बात यह है कि ये लोग स्टूडेंट भी नहीं है, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नियमों के साथ 5 साल से ज्यादा आप स्टूडेंट नहीं रह सकते। तो ये लोग सब पास आउट कर चुके, मतलब 5 साल के पार हो चुके हैं। मगर देखिए वही है, कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये लोग उसको धड़का के, धक्का मुक्की दे के अंदर आ जाते हैं। कुछ करंट स्टूडेंट्स को डरा धमका के काम कर लेते हैं। मैं सॉफ्ट अप्रोच पे विश्वास रखता हूं। दीदी भी आपने अगर देखा होगा RG कर वाले मामले में डॉक्टर्स के पास गई, एक मुख्यमंत्री जिसका कोई घटना से लेना देना नहीं था, मगर डॉक्टर्स क्योंकि रूठे हुए थे, गई, मनाने का चेष्टा किया, मनाया मामला। हम लोगों को दीदी का हमेशा है सॉफ्ट अप्रोच में चलो। तृणमूल ताकत का प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखती, तृणमूल मन के ताकत में विश्वास रखती। धन्यवाद। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे कुछ प्रतिनिधि सवाल करेंगे। सिलीगुड़ी अब आने वाले समय विधानसभा इलेक्शन है 2026 में, तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? माने आप लोगों के संगठन की, हिंदी भाषी प्रकोष्ठ की तैयारी क्या है? देखिए यहाँ पर हम लोग 2 तरह के मुद्दे हैं, एक कुछ इंटरनल मुद्दे हैं, कुछ एक्सटर्नल। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने सारे काउंसलर्स को कहा है कि आप लोग संगठित होइए, अपने अपने एरियाज़ में घूमिए। अभी आपने देखा एक वोटर लिस्ट को लेकर हो रहा था, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। साथ साथ हमारी जो पार्टी की मशीनरी, जो वार्ड प्रेसिडेंट्स हैं, जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी कहा है कि भाई आप होइए, कहाँ कहाँ किस किस बूथ में हम लोग लोकसभा में हारे थे और पिछली बार हारे थे, वहाँ ज़्यादा फोकस करना है। वो लिस्ट बना ली गई है, टारगेट एरिया कर लिया गया। वहाँ समझा जा रहा है कि भाई प्रशासनिक कारण है, मान लीजिए कहीं हो सकता है सड़क टूटी हुई,
इसलिए लोग हम लोग से शुभ हो रखे हैं, तो हम लोग वहाँ पे सड़क बनवाने का काम चालू करवा रहे हैं या जो भी है, तो वो सब चीज़ें ठीक की जा रही। उसके बाद हो सकता है कि भाई कोई लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं या कांग्रेस को या टीएमसी को नहीं वोट कर रहे, तो टीएमसी की नाराज़गी दूर करा रहे हैं। भाई हम बीजेपी से बेटर है, ये हमने काम करके साबित किया। हम काम करके आपसे वोट मांग रहे हैं। हम आपसे, बीजेपी के यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, नेता रहे हुए हैं, मगर न तो मुझे एमपी लैड का कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिखा। यहाँ से 2-2 एमएलए हैं। जब हम लोग पता करते हैं कि एमएलए विधायक फंड ने अपना सिलीगुड़ी से क्या खर्चा किया, किस चीज़ पे खर्चा किया, हमको सिलीगुड़ी में कोई जवाब देने वाला नहीं। मैं भी एक एमएलए हूँ। मैंने अपने एमएलए फंड अपने इलाके में जहाँ जहाँ जैसे जैसे डिमांड आई, कहीं लाइट लगना था, कहीं पेवर्स ब्लॉक लगना था, छोटा छोटा काम होता है। मगर सिलीगुड़ी के लोग जब शिकायत करते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सिलीगुड़ी के 2 सिटिंग बीजेपी के एमएलएज हैं, उन्होंने अपने विधायक फंड को कहां खर्चा किया जिससे सिलीगुड़ी के लोगों के जीवन में कुछ सुधार हुआ। सिलीगुड़ी और फुलबाड़ी विधानसभा की बात, दोनों, यस एग्जैक्टली, दोनों का, हाँ, धूपगढ़ी अपने जिसको बोले। तो हम लोगों का काम है ये दिखाना, बीजेपी की जो नाकामियां हैं वो दिखाएंगे हम लोग, और हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोगों तक लेके जाएंगे। आपकी अंदरूनी कला है जो आपने कही कि हिंदी भाषियों के बीच में आपस में जो अंदरूनी कला है। एक परिवार जब किसी भी घर में रहता है तो एक चौका जिसको अपने बोलते हैं या किचन जिसको बोलते हैं, उसमें कई बर्तन रहते हैं। जब भोजन बनता है तो बर्तन आपस में टकराते भी है, आवाज़ भी होता है। ये परिवार का नियम है। तो अगर एक परिवार रहेगा तो उसमें बर्तन भी होंगे, बर्तन रहेंगे तो बर्तन टकराएंगे भी, आवाज़ भी करेंगे। मगर जो सबसे ज़रूरी बात है, एक ही परिवार में है और एक ही घर के हैं और सब मिलजुल के एक स्वादिष्ट भोजन परोसेंगे। धन्यवाद। तो विवेक जी, आपसे मेरी बातचीत हो रही थी। अब मैं चाहूँगा मेरे अगर कुछ प्रतिनिधि सवाल करना चाहें। रियांशी। नमस्कार सर, मैं रियांशी। सर, आप एक पत्रकार हैं, साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी। तो सर, पत्रकार से पॉलिटिशियन का सफ़र अगर मैं जानना चाहूँ तो कैसे सोचा आपने कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और कहीं ना कहीं मैं समाज के लिए कुछ अच्छा उदाहरण पेश कर सकता हूँ? हम इस धरती पे इस समय इस काम के लिए आप ही उपयुक्त हैं। पत्रकार कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ जनता तक पहुंचाता है, सरकार तक पहुंचाता है, और हम लोग ये उम्मीद में रहते हैं कि सरकार उस आवाज़ पे कुछ एक्शन ले, कुछ काम करे। दुर्भाग्यवश सीपीएम के ज़माने में ये नहीं हो रहा था। पश्चिम बंगाल में जो हिंदी भाषी लोग रहते हैं उनकी तकलीफ़ें चरम सीमा पर थी। 2 विकल्प थे, या तो एक पत्रकार की तरह सिर्फ समस्याओं के बारे में लिखते रहो और एक गूंगी बहरी सरकार से उम्मीद करते रहो, और दूसरा था खुद मैदान में कूदो और चीज़ों को बदलो। मैंने ये दूसरा रास्ता अपनाया, क्योंकि एक अंग्रेजी में शब्द है एक्ट, ACT। इसका मतलब होता है एक्शन चेंजेस थिंग्स। मैंने आई चोज टू एक्ट, मैंने एक्शन लेना उचित समझा, और मुझे खुशी है कि शायद मैंने कुछ एक बिंदु भी मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा हो, बट मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में जो हिंदी भाषी है, आज से 14 साल पहले जो उनकी अवस्था थी, आज उससे कहीं ज़्यादा अच्छी अवस्था है। सर, अगर बात करें कि लगातार टीएमसी और बीजेपी का जो आरोप प्रत्यारोप है कुछ तय होता है, ये भी कहा जाता है हमारे बीच में इसके पहले एपिसोड में लेट्स टॉक में MP आए हुए थे राजू बिस्तर सर, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि लगातार टीएमसी बीजेपी को कहती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? भाई, ये तो मुझे नहीं, लोग कहते हैं। आप बीजेपी से राम जन्मभूमि से लेकर बाकी सब चीज़ में हम भी हिंदू हैं। रामलला हमारे भी भगवान हैं। मुझे तो नहीं पता कि बीजेपी को रामलला ने कब कॉपीराइट दे दिया हो, मगर मैं राम के नाम पर वोट नहीं मांगता, मैं राम के नाम पर राजनीति नहीं करता। मेरा धर्म, मेरा भगवान मेरे अंदर है, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। मैं आत्मा बेचने नहीं निकला हूँ और आत्मा के नाम पे कमाने नहीं निकला हूँ। बीजेपी से हमारा बंगाल के लिए उनकी विजन क्या है? कभी उन्होंने कहा है कि बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे? वो हमेशा ये कहते हैं हम बंगाल के 2 टुकड़े कर देंगे, नॉर्थ बंगाल अलग कर देंगे, ये अलग कर देंगे। उन्होंने बंगाल को तोड़ने का, बंगाल को तकलीफ पहुंचाने का, बंगालियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ठेका ले रखा है। बंगाल के लिए कोई विजन नहीं। बंगाल जीतने के लिए धर्म के अलावा उनको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी जो है जमीनी नेता है, जमीन से जुड़ी हुई। ममता बनर्जी के पहले जो मुख्यमंत्री थे
वो कलकत्ता से सारी राजनीति करते थे। ममता बनर्जी 500 बार जिलों में जाके प्रशासनिक बैठक कर चुकी है, जहां सीधा दरबार है, लोग सीधा डायरेक्टली उठ के दीदी को बोल सकते हैं कि डीएम ने ये काम नहीं किया, एसपी ने काम नहीं किया, और वहीं तुरंत डीएम और एसपी को फटकार भी लगती है। तो हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ भजन कर रहे हैं। भजन करने में बुराई नहीं है, मगर अगर लोगों को सर्व करना है तो कुछ असली मुद्दे पर आए, कुछ ये तो बताएं कि बंगाल के लिए आपकी मंशा क्या है। बंगाल को जो काटना चाहते हैं वो मंशा से तो बंगाल कटेगा नहीं। इस बार देखा गया दिल्ली चुनाव में भी कि लगातार बीजेपी ने अच्छी जो है परिणाम उन्होंने अपने नाम किया है, तो वो कहते हैं कि इस बार बंगाल की बारी है। तो क्या आपको क्या लगता है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में इस बार बीजेपी है बंगाल के लिए? ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, थोड़ा सा आप रिवाइंड करेंगे तो अब की बार 400 पार था ना, तो 400 की जगह 270 भी पार नहीं हुआ, 234 पे मामला सिमट गया। और पश्चिम बंगाल में 2021 में बोला था अब की बार 200 पार, अब वो 200 तो छोड़े 100 भी पार नहीं हुआ, डबल डिजिट भी नहीं हुआ। तो ये तो देखिए चुनावी जुमले हैं, और बीजेपी में और कोई चीज़ की मास्टरी हो नहीं हो, चुनावी जुमलों की तो मास्टरी है। उनका एक पूरा सेल है जो ये काम करता रहता है, तो उनकी मंशा उनको बनाने दीजिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक एक सैनिक ममता बनर्जी को एक एक सीट पे जिताने के लिए अपना जी जान लगा के काम करने के लिए उतरेगा, क्योंकि हमें ये पूर्ण विश्वास है कि ममता इज बेस्ट फॉर बंगाल एंड ओनली फॉर बंगाल। क्योंकि ममता बनर्जी का एक सॉल्यूशन है মানুষের কাছে মানুষের কাজে। নমস্কার স্যার, আমি সৌমি। খুব মন দিয়ে আপনার কথাগুলো শুনছিলাম, যেখানে আপনি একটু আগেই বললেন যে তৃণমূল কংগ্রেস মনের শক্তিতে বিশ্বাসী। তো যদি মনের শক্তিতেই তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বাসী হয়, তবে আমাদের রাজ্যে যে শিক্ষা পরিকাঠামো রয়েছে বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন যেই রাজনীতি চলছে বা এই ছাত্র রাজনীতি চলছে, সেই বিষয়ে বা সাম্প্রতিক বলা যায় যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। তো কি বলবেন আপনি? দেখুন ম্যাডাম, মোটিভেশনটা কি ছিল সেটা তো আপনি বেশি বুঝতে পারবেন। আমি একটা ব্রডার আনসার দিতে চাইছি। কোনো সমাজ উন্নয়ন করার জন্য শিক্ষা দরকার। আমাদের যে বিরোধী দল আছে ওটা শিক্ষা বিরোধী আছে, ওরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন চায় না। আজকে যত টিচারের রিক্রুটমেন্ট আছে সব মামলাটা কোর্টে আটকে আছে। আমি ন্যায়পালিকাকে পুরো সম্মান করি, আমার সব বিচারপতিকে সম্মান আছে আমাদের, আমি সব বিচারপতিকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানাই, কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে কি শিক্ষা ম্যাটারটাকে ডে টু ডে হিয়ারিং করে আগে ডিসপোজ করুন। কেন শিক্ষক দরকার, কিন্তু যা শিক্ষক রিটায়ার করে যাচ্ছে ওনার জায়গায় আমরা আর শিক্ষক রাখতে পারছি না। কলেজ, ইউনিভার্সিটি, স্কুল, এটা ওখানে স্টুডেন্টস আছে কিন্তু শিক্ষক নেই। তো আগে আমাদের ওখানে শিক্ষক দরকার, তো ওটা আমরা চাই। আর যা রাজনৈতিক দল আছে ওনাকেও হাত জোড়ে আপিল করছি কি তোমরা রাজনীতিতে লড়াই করো, কিন্তু শিক্ষক রিক্রুটমেন্টকে যদি তোমরা আটকাচ্ছ, তুমি আমাদের সঙ্গে না, তুমি পশ্চিমবঙ্গে পুরো ফিউচারের সঙ্গে খিলবাড় করছো। ব্রত্যদার সঙ্গে যা ঘটনা হয়েছে, অপ্রিয় ঘটনা হয়েছে। ব্রত্যদা দেখুন কিন্তু খুব একটু স্টুডেন্ট ম্যাচিওর পলিটিশিয়ান, উনি ওর ছেলের বাবার সঙ্গে কথা করেছেন, হসপিটালে গেছে দেখা করার জন্য। আবার আমি বললাম আমরা বাড়াবাড়ি রাজনীতি বিশ্বাস করি না। দেখুন আমরা মন দিয়ে মন জিতার চেষ্টা করি আমরা। দেখুন উনি তো একটা শিক্ষামন্ত্রী, সব কলেজে যাবেন, সব জায়গায় যাবেন, সবার সঙ্গে মেশাবেন, কিন্তু হিংসা স্টুডেন্টসের কাজ হচ্ছে শিক্ষা। সরস্বতীর পুত্র, সরস্বতীর উপাসক, সরস্বতীর পুত্র, সরস্বতী মা, সরস্বতী তো কোনোদিন বলেনি কি তুমি আমার নাম নিয়ে হিংসা করো, মারপিট করো, উদ্যম করো। আমার মনে হচ্ছে তাহলে আমরা দু আলাদা আলাদা সরস্বতীকে পূজা করছি। তার মানে কোথাও না কোথাও কি একটা প্রশ্ন তো থেকেই যায়, কথায় বলে যে দু কাঠি বাজে, মানে বা তালি এক হাতে বাজে না, দু হাতে বাজে। তো সেক্ষেত্রে এখনই আপনি নিজে যেটা বললেন যে কোনো এক পক্ষ হয়তো সেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, তবে কি আপনার যে দল রয়েছে সেই দলের যারা ছাত্র রাজনীতি করছে তারা কি কোনোভাবেই জড়িয়ে নয়? তবে কেমন করে এই দু হাতের লড়াই চলছে এবং লাগাতার চলছে আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার? না না, এসএফআই আছে, এবিভিপি আছে, অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের যা সবাই ছাত্র নেতা আছে। কার কি মোটিভেশন আমি জানি না, আমি জানি ঘটনাটা কি। একটা এডুকেশন মন্ত্রী একটা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি গেছে একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করার জন্য। আপনি এডুকেশন মন্ত্রীর সঙ্গে যদি কথা করতে চান ওখানে কথা করুন, কথা অবদিকে ঠিক আছে, সেটা আপনার ডেমোক্রেটিক রাইট আছে। বাড়াবাড়ি, মারামারি, গাড়ি ছিন্নভিন্ন করাটা ওটা তো ম্যাডাম
मतलब लॉ एंड ऑर्डर के कोनो राजनीतिते কোনো আইনে ল অ্যান্ড অর্ডারকে আপনি স্টুডেন্টস হতে পারেন, আপনি স্টুডেন্ট আছে সেই জন্য আমার খুবই প্রেম আছে, কিন্তু স্টুডেন্টস হয়ে আপনাকে ল অ্যান্ড অর্ডার ভাঙার রাইটও কেউ কোনোদিন দিলেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চোট খেয়েছে, মার খেয়েছে ছাত্র রাজনীতি করার সময়, কাকে গাড়ি ভাঙিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার উপরে না অ্যাটাক করেনি, স্লোগান দিয়েছে, প্রতিরোধ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু কারকে ক্ষতি করিনি, ক্ষতি করতে পারেন না। ধন্যবাদ। थैंक यू। हमारे बीच जी नमस्कार, मैं प्रदीप कोचर, ब्राइट एकेडमी से आपसे पहले भी मुलाकात हुई है। तो मेरा ये प्रश्न है कि आप दोनों से फील्ड से, मीडिया से भी हैं और पॉलिटिक्स से भी है, ये दो बहुत बहुचर्चित फील्ड्स है, तो आपका पैशन किसका और है? और दोनों ही टफ जॉब है, तो आपका अगर बोला जाए कि अगर कोई एक फील्ड चूज़ करना है तो आप कौन सी फील्ड चूज़ करेंगे? और अगर आपके बच्चे अगर कोई फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको पहले आप कौन सी चॉइस देंगे कि मीडिया में आना चाहिए या पॉलिटिक्स में? मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने अपने बच्चों को कोई एडवाइस नहीं दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं करियर एडवाइस में बहुत अच्छा हूँ, ये आप जैसे प्रोफेशनल्स का काम है। तो मैंने उन अपने बच्चों को यही कहा है कि भाई जहाँ तुम्हारा मन हो, जहाँ तुम्हारा पैशन हो, वहाँ जाके करो। आपका जो पहला प्रश्न था कि मीडिया और पॉलिटिक्स, तो उसके लिए मैं बाल गंगाधर तिलक की एक लाइन आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार उनसे पूछा गया था कि हिंदुस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हिंदू मुसलमान का जो मामला है, ये कभी ना कभी तो आपको इसमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा। तो बोला हिंदू और मुसलमान भारत की दोनों आँखों की तरह, बाईं आँख फोड़ूं या दाईं आँख फोड़ूं, ये चॉइस हमेशा रहेगा। मैं तो दोनों आँख फोड़ना नहीं चाहूँगा, मैं दोनों आँख को हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगा। धन्यवाद। और एक प्रश्न मेरा ये रह है कि सभी स्टेट्सों में ये आ रहा है कि लैंग्वेज रिलेटेड, कि बहुत सारी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती है वहाँ इंग्लिश तो एज अ फर्स्ट लैंग्वेज होता है, एंड सेकंड लैंग्वेज उनकी जो मदर टंग्स होती है उनके पढ़ाया जाता है। अगर कोई बच्चा हिंदी भाषी है तो हिंदी है, अगर कोई नेपाली कम्युनिटीज़ है तो उसको नेपाली है। पर रह के बहुत सारे स्टेट्स में, अब हमारे पश्चिम बंगाल में भी आया है कि सेकंड लैंग्वेज बंगाली को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो बच्चे बहुत जो छोटे होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज मदर टंग सीखना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कहीं आपको नहीं लग रहा है कि उनको अगर रीजनल लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज वो एज में सिखाया जाए तो काफ़ी टफ होता है? आपके प्रश्न का दो पहलू, मैं दोनों अलग अलग, मैं हमेशा जितने हिंदी भाषी परिवार हैं उनको एनकरेज करता हूं कि बांग्ला भाषा की जानकारी ज़रूर रखिए। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं जहाँ 70% आबादी, 80% आबादी बांग्ला भाषी है, उनसे संपर्क करने के लिए उनकी भाषा में बात करना। देखिए, आप किसी से उसकी भाषा में बात करते तो आप उसका मन, दिल, प्राण सब जीत लेते, और यहाँ काम काज करने के लिए भी बहुत जगह दरकार पड़ती। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि बांग्ला से आप कट जाइए या बांग्ला मत सीखिए। रही बात हिंदी की, 2011 में पश्चिम बंगाल में 900 हिंदी मीडियम स्कूल थे जो जीर्णासन थे, जहाँ 50,000 बच्चे भी नहीं थे। आज जब 2025 में हम बैठे हैं, 2,500 हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं जहाँ 5.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। 14 साल में 10 गुना से ज़्यादा ममता बनर्जी ने यहाँ पर हिंदी मीडियम स्कूल्स को बढ़ावा दिया। मुझे लगता है इन आंकड़ों से जवाब मिल जाएगा आपको। थैंक यू। तो धन्यवाद विवेक जी, आप सिलीगुड़ी पधारे और हमारे इस लेट्स टॉक में आए, और हमें भी मौका मिला। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि विवेक जी काफ़ी चर्चा में हैं सिलीगुड़ी के अंदर में। आप ऐसे तो चर्चा में रहते हैं, लेकिन फिलहाल एक वितर्क के कारण आप चर्चा में आए थे, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कब विवेक जी आएँ और कब मैं उनसे बात करूँ। काफ़ी लोगों से मैंने अप्रोच भी किया था, और आपको जब फ़ोन किया था शायद आपका फ़ोन लगा नहीं। तो ये हमारे लिए सुनहरा अवसर मिला है हमें कि हमने सीधे तौर पे आपसे बात की, और हमारे साथ कुछ लोग भी थे सिलीगुड़ी से जुड़े हुए, हमारे प्रतिनिधि, उन्हें भी सवाल करने का मौका मिला, और आपने भी बहुत ज़बरदस्त जवाब दिए हर बात का। आपने ऐसा नहीं कहा कि नहीं इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, नहीं तो बहुत सारे नेता है वो बोलते हैं नो कमेंट करके वो बाईपास कर जाते हैं। लेकिन आपकी ये आज मुझे समझ आया कि आप का जो ये जो पहला जो काम है ना, जिसको बोलते हैं पत्रकार, ये कितना काम आ रहा है आपको पॉलिटिकल इसमें, क्योंकि आपको पता है ना करना मतलब हाँ हो जाता, कहीं ना कहीं हम उससे कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। तो आपका धन्यवाद, पुनः धन्यवाद देते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे सिलीगुड़ी के दर्शकों को? मैं संजय जी, मैं खाली सिलीगुड़ी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये कोई पॉलिटिक्स, राजनीति जो है ये साबुन तेल कंघी नहीं है, ये अलग अलग ब्रांड है या वो किया जाए और मतलब पहले इस्तेमाल करें, विश्वास करें, बहुत सारे मार्केटिंग स्लोगन चलते रहते हैं। आपने बीजेपी को बहुत मौके दिए, एक मौका टीएमसी को भी मिलना चाहिए, और मुझे लगता है बंगाल के लिए टीएमसी आज के दिन कोई विकल्प नहीं है, सबसे बेस्ट है।
दूसरी चीज़ मैं सिलीगुड़ी के लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये मैं कोई स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल कर रहा हूँ, बात कह रहा हूँ कि एकत्रित होइए। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मतलब हम अगर समाज एक रहेगा, एक साथ रहेगा, बहुत सारे मनमुटाव हैं, दूर करेंगे, बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, दूर करने का है। किसी न किसी की महत्वाकांक्षा है, किसी न किसी की इच्छा है। मुझे लगता है सबके लिए बहुत जगह है काम करने के लिए। सब एक साथ रहेंगे तो हम ताकत बनेंगे, और बढ़ जाएंगे तो बिखर जाएंगे, उसका सिर्फ दूसरे लोग लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे विवेक गुप्ता, जो कि पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ जोरा साकू के विधायक भी हैं। तो आज हमारे साथ इन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें की, और ये जो बातें की, इन बातों के अंदर में इनकी जो मंशा क्या थी और पब्लिक के लिए ये क्या करना चाहते हैं, जनसंपर्क कैसे तैयार कर रहे हैं, और हिंदी भाषियों के लिए हिंदी अकादमी के अध्यक्ष होने के नाते क्या कार्य कर रहे हैं, ये सारी बातें इन्होंने इस पूरे वीडियो में कही है। तो आपको मैं आग्रह करूंगा, जो लोग इस वीडियो को बीच से देख रहे हैं या अंतिम क्षण में देख रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि विवेक गुप्ता और हमारे पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वह क्या सोचती है हिंदी भाषियों के लिए। आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, और आप यूं ही देखते रहें हर समय खबर समय।